मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। क्या? वृद्धाश्रम में? लोग क्या कहेंगे? लोगों के बारे में तुम क्यों सोचते हो? उनको क्या पता हमारे घर में क्या चल रहा है? कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कह देंगे कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं, लेकिन कोई है जो अपने कमरे की चौखट के पास खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा है। अरे अब तुम ही संभालो अपने पिताजी को, ये अब हर रोज का काम हो गया है। बच्चों को तैयार करूं या इनके गंदे किए कपड़े धो? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सवेरे सवेरे? हाँ? चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? तुम्हारे पिताजी ने आज फिर चादर गीली कर दी। अब मुझसे तो नहीं होती इनकी देखभाल, कोई नौकर रख ले इनके लिए। क्या पिताजी, आपको भी पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो? अब आप बच्चे नहीं हो जो आपको बार बार समझाना पड़े। मुझे माफ कर देना बेटे, इस बुढ़ापे में अपने शरीर पर मेरा काबू नहीं रहता। रात को दवा खानी पड़ती है और ज्यादा पानी पिया जाता है, और आजकल ठंड भी तो बहुत है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी ये रोज क्यों नहीं कहते कि अब ये रोज का काम हो गया है आपका? माफ करना बहू, मैं ये चादर और अपने कपड़े खुद ही धो लूंगा। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? अब चादर और कपड़े धोकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? यही कि हम आपकी कोई सेवा नहीं करते? लोगों को तमाशा दिखाने का इरादा है क्या? बस कीजिए पिताजी, आपने तो हमें तंग करने की ही ठान ली है। आपको तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन मुझे तो काम पर जाना है। देखो जी, आप अपने पिताजी को अपने बड़े भाई कमल के पास इंदौर भेज दो। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक वो पिताजी को लेने नहीं आए हैं। मैं तो कितनी बार फोन कर चुका हूँ, हर बार कल परसों कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पिताजी के प्रति कमल भैया बड़े लापरवाह होते जा रहे हैं। वरुण बेटे, मैं कमल के पास इंदौर नहीं जाना चाहता, मैं यही गांव में रहना चाहता हूँ। लो सुन लो इनकी बात। अब ये इंदौर नहीं जाना चाहते, यही रहेंगे और रोज रात को बिस्तर गीला करेंगे। अब ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं इस घर में चैन से रह पाऊंगी या नहीं? हाँ? आपको इंदौर कमल भैया के पास तो जाना ही होगा। हम दोनों भाइयों की इस बात पर सहमति हो चुकी है कि 6 महीने आप मेरे साथ रहेंगे और बाकी के 6 महीने कमल भैया के साथ इंदौर में रहेंगे। जीवन राम ये अच्छी तरह जानता है कि उनका बड़ा बेटा कमल और बहू उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। यहाँ तो केवल छोटी बहू ताने मारती है, वहाँ तो कमल ही बड़े तीखे ताने मारता है। इंदौर में पोता और पोती भी उसकी कोई खास इज्जत प्यार नहीं करते। कम से कम यहाँ पोता पोती तो उसको प्यार करते हैं। उसी शाम जब वरुण काम पर से लौटा, आपने क्या सोचा अपने पिता के बारे में? मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अभी तक शांत नहीं हुई? सुबह की बात को कब तक खींचती रहोगी? जब तक तुम उनका कोई बंदोबस्त नहीं कर देते। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम एक बार फिर कमल भैया को फोन करो। आप तो बड़े आराम से इंदौर बैठे हैं और ये मुसीबत मेरे गले बांध रखी है। कितनी बार तो किया है, फोन पर हर बार जवाब में अभी नहीं आ सकता। मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे अभी बहुत काम है। जल्दी कुछ करो। तुम कमरे में जाकर देखो कितनी बदबू आती है। घर में सांस लेना दुर्भर हो गया है। आज से मैं अपने बच्चों को भी उनके पास नहीं भेजूंगी। वो भी किसी बीमारी की चपेट में आ गए तो मुसीबत तो हमें आएगी ना। ठीक है, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। क्या? वृद्धाश्रम में? लोग क्या कहेंगे? लोगों के बारे में तुम क्यों सोचते हो? उनको क्या पता हमारे घर में क्या चल रहा है? कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कह देंगे कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं।
हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन पिताजी को वृद्धाश्रम जाने के लिए कैसे मनाएंगे? तुम भी बड़े बुद्धू हो सच्ची। कोई बात तुम्हें आसानी से समझ नहीं आती। अगर पिताजी से पूछोगे तो जाने को कैसे राजी होंगे? हाँ? तो फिर पिताजी को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ेंगे? अरे उनको कहीं घुमाने के बहाने से ले जाना ना। वृद्धाश्रम के बाहर कार खराब होने का बहाना करके उतार देना। कहना मैं कार ठीक करवा कर आता हूँ और वहाँ से सीधा घर आ जाना। हाँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। 3 दिन बाद रविवार है। उसी दिन ये शुभ कार्य करते हैं। इतना कहकर वरुण और सुधा हंसने लगते हैं। लेकिन कोई है जो अपने कमरे की चौखट के पास खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा है। जीवन राम, उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े थे। यही दिन देखना बाकी रह गया था जानकी। काश अपने साथ साथ तू मुझे भी ले जाती। जिस वरुण के बीमार होने पर हम सारी रात नहीं सोते थे, जिसको मोटरसाइकिल दिलाने के लिए तुमने अपनी सोने की चूड़ियां तक बेच दी, जिनको मैं रामलीला दिखाने के लिए घंटों घंटों कंधे पर लिए खड़ा रहता था, उसकी हंसी में हंसता, उसके आंसुओं पर रोता। आज वो मुझे वृद्धाश्रम भेजने पर कितना खुश हो रहा है। जीवन राम को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जल्दी ही घर से निकलकर पास ही के पार्क में पहुंच गए। अभी अंधेरा छटा नहीं था। बेंच पर बैठकर अपनी बाकी बची जिंदगी का हिसाब लगाने लगे। तभी उनका दोस्त देवी दयाल आ गया। क्या बात है जीवन, बहुत दिन बाद नजर आए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या हुआ देवी? तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो, मैं तो एकदम चंगा हूँ। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे अब दोस्तों में मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? हाँ, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। कुछ दिन से तुम नहीं आए तो तुमसे यूं ही पूछ लिया। जानकी भाभी के देहांत के बाद बेटा और बहू तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखते हैं ना? हा? अरे हाँ 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 देवी भाई, वो तो मुझे सर आंखों पर बिठाते हैं, मेरे खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं। बड़े भाग्यशाली हो यार, इस कलयुग में ऐसी औलाद किसी किसी को ही मिलती है। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कार्य किए थे जो मुझे ऐसी पितृभक्ति औलाद मिली। कभी कभी तो मैं यह सोच के रो पड़ता हूँ कि सचमुच में वरुण मेरा बेटा है और सुधा मेरी बहू है। इतना कहते ही जीवन राम जी सचमुच में रोने लगे। अरे जीवन, तुम तो यार सचमुच में रोने लगे। अरे तुम्हें क्या लगता है दुनिया में केवल तुम्हारा ही वरुण पितृभक्त है? अरे मेरा मनीष भी कम नहीं है, मुझे और तुम्हारी भाभी शारदा को बहुत मानता है। अरे एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देता। इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? मेरा वरुण तो मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजने की बात कर रहा था। बस 2 या 3 दिनों में चला जाऊंगा। मैंने सोचा जाने से पहले अपने दोस्त देवी से मिल चलूं। अरे यार, तू यहाँ फिर बाजी मार गया। 4-5 महीने रुक जाता तो हम दोनों पति पत्नी भी तुम्हारे साथ चलते। अरे मेरी बहू माँ बनने वाली है और वो अपने मायके गई है। बस 4-5 महीने में ही हम दादा दादी बन जाएंगे। बड़ी अच्छी खबर है। दादा दादी बनने के बाद
क्या पता तुम्हें तीर्थ यात्रा करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम अपने पोता या पोती के साथ व्यस्त हो जाओगे। ये भी खूब कही तुमने। ठीक है यार, तुम जाओ यात्रा पर, हमारे लिए भी प्रार्थना करना। अच्छा भाई, जीवन में चलता हूँ। मनीष ने ऑफिस जाना होता है। नाश्ते में दही न मिले तो चिल्लाने लगता है। बस करियाने वाले से दही लेकर जाऊंगा। वरुण ने भी तो ऑफिस जाना होगा। हाँ देवी, दोनों एक ही कंपनी में तो काम करते हैं। ओ तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, भगवान करे जिस यात्रा पर मैं जा रहा हूँ वो तेरे नसीब में ना हो। इतना सोचते हुए जीवन राम घर की ओर भारी कदमों से चल पड़ा। जिस रविवार से उसे मौत जैसा डर लग रहा था, वो उसका डटकर मुकाबला करने को तैयार था। आज वो रविवार आ पहुंचा। जीवन राम को सब मालूम था कि आज क्या नाटक होने वाला है। गाड़ी सुबह 9 बजे के करीब गांव के बाहर बने वृद्ध आश्रम के मेन गेट पर पहुंची। वृद्धाश्रम आ गया क्या? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? वरुण, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हारी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। तुम्हें और बहू को मेरे लिए अब और तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं मजबूर हूँ पिताजी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ बेटा। अब तुम जाओ, बहू और बच्चों का ख्याल रखना। जाओ बेटा। गाड़ी चली गई। धीरे धीरे वो सामने शांति निकेतन वृद्ध आश्रम में चली गई। बड़ी मुश्किलों से जीवन राम ने अपने आप को वृद्ध आश्रम में व्यवस्थित किया। 6 महीने गुजर गए। एक दिन वृद्ध आश्रम के मालिक विक्रम वहाँ आते हैं। अरे गोपाल, इन 6 महीने में यहाँ पर जितने भी नए बुजुर्ग आए हैं उनकी लिस्ट ले आओ, मुझे उनसे मिलना है। ठीक है सर। ये लीजिए रजिस्टर, इसमें पिछले 6 महीने का सारा रिकॉर्ड है। मैं इन सभी के कमरों में जाकर इनका हाल पूछूंगा। चलिए सर। विक्रम एक बिजनेसमैन है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये वृद्ध आश्रम भी उन्हीं का है। हर महीने वो वृद्ध आश्रम में आने वाले बुजुर्गों को मिलने आते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। पिछले 6 महीने से वो विदेश गए हुए थे। सभी से मिलने के बाद आखिर में वो जीवन राम के कमरे में पहुंचते हैं। कैसे हैं बाबा? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो मुझे घर से भी ज्यादा इज्जत और प्यार मिलता है। मैं सब समझता हूँ बाबा। अगर आपके बच्चे आपको प्यार और इज्जत देते तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सच है बेटा। तुमने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कमा लिया है। तुम्हारे माता पिता को तो तुम पर बहुत गर्व होगा। वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बाबा मैं तो अनाथ हूँ। बचपन से ही माता पिता के प्यार के लिए तरसा हूँ। लेकिन अब आप ही देखिए, यहाँ मुझे कितने ही माताओं पिताओं का प्यार और स्नेह मिलता है। बाबा, आप क्या करते थे? रिटायर स्कूल टीचर हूँ बेटा। बाबा, आप कहाँ पर टीचर थे? बेटा, मैं मेहराव गांव में टीचर था। जिंदगी के पूरे 35 साल मैंने बच्चों को आदर्शवाद का पाठ पढ़ाया, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाया। मास्टर जीवन राम जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ विक्की, आपका सबसे चहेता विद्यार्थी। कौन विक्की? मास्टर जी, वही विक्की जिसकी स्कूल फीस भी बहुत बार आपने भरी थी। आपकी वजह से ही मैं आज अपना ये मुकाम हासिल कर पाया हूँ। तुम वही विक्की हो जो हमेशा प्रथम आते थे? मैं कहता था एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे।
तुम्हारे बारे में मैं कितना सही था। हाँ मास्टर जी, आपके सिखाए आदर्शों को ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। बेटा, लगन सिखाने वाले में नहीं, सीखने वाले में होनी चाहिए। कामयाबी जरूर मिलती है, जैसे तुम्हें मिली है। ये आपका आशीर्वाद है मास्टर जी, लेकिन आपको यहाँ वृद्धाश्रम में देखकर मैं आपकी सारी हालात जान गया हूँ। यहाँ आने वाले लगभग सभी बुजुर्ग अपनों के ही सताए होते हैं, लेकिन आप सच जानिए मास्टर जी, यहाँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं यहाँ आता जाता रहूंगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा, यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस अपनों के ठुकराए जाने का दुख होता है। जिन बच्चों के लिए हमने कितने दुख सहे, वही हमें इस उम्र में अकेला छोड़ गए। आप बिल्कुल भी चिंता न करें मास्टर जी, जल्दी ही आपके दुख दूर हो जाएंगे। अभी मैं चलता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा। इतना कहकर विक्रम वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद वृद्धाश्रम के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग जोड़ा उतरा और गाड़ी चली गई। दोनों बहुत देर तक गाड़ी की दिशा में देखते रहे। फिर धीरे धीरे दोनों वृद्धाश्रम की ओर बढ़ने लगे। आओ दयाल भाई, शारदा भाभी आओ। मुझे पता था तुम दोनों भी यहाँ अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने जरूर आओगे। जीवन, मेरे दोस्त, तुम यहाँ, तुम तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। अब समझा तुम्हें भी झूठ बोलकर यहाँ भेजा गया। मुझे मेरे पोते को जी भर कर देखने भी नहीं दिया। मेरा बेटा भी बहू के साथ मिलकर पत्थर का बन गया है। देवी, तुम यहाँ देखोगे तो सभी की कहानी तुमसे मिलती जुलती ही है। कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, सभी अपने बहू बेटी रिश्तेदारों के ठुकराए हुए हैं। कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब सामान्य लगने लगेगा। यहाँ का मालिक मेरा पुराना विद्यार्थी है, बहुत अच्छा इंसान है। क्या क्या वो यहीं रहते हैं? नहीं भाभी, वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। जल्दी यहाँ आएगा तो आप दोनों को मिलवाऊंगा। आप यहाँ रहोगे तो कुछ दिनों में ही आपको घर की याद तक नहीं आएगी। कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक एक दिन वरुण और सुधा वृद्ध आश्रम आते हैं। अरे मिस्टर वरुण, आप आज यहाँ सभी कमरों की सफाई करोगे, पौधे को पानी दोगे और आपकी पत्नी ये सभी चादरें और बुजुर्गों के गंदे कपड़े धोएगी, ठीक है? लेकिन यहाँ तो और भी काम करने वाले होंगे, मैं उनकी मदद कर दूंगा। मैं भला इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगा? ये सब काम तो आपको करना ही होगा। अब रविवार से सभी बुजुर्ग आज विक्रम साहब की नई कंपनी के भूमि पूजन पर गए हैं। शाम तक वापस आएंगे। जब तक आप ये सभी काम निपटा दो, मुझे विक्रम साहब को रिपोर्ट देनी है। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। वरुण और सुधा हर हफ्ते रविवार को वृद्ध आश्रम आते और साफ सफाई बागबानी करते और चले जाते। एक दिन जीवन राम वरुण और सुधा को देख लेते हैं। पिताजी, कैसे हैं आप? पिछले कई रविवार से आप यहाँ नजर नहीं आए, कहाँ थे आप? वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे सारे बुजुर्ग हर रविवार को आश्रम से बाहर घूमने जाते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं यहीं रुक गया। तुम यहाँ कैसे आए हो? मुझे देखने आए हो? मैं जिंदा हूँ या मर गया? नहीं पिताजी, हम दोनों पिछले 1 महीने से हर रविवार को यहाँ आ रहे हैं। मुझे मेरे बॉस ने कहा था कि मुझे हर रविवार को अपनी पत्नी के साथ यहाँ आकर सेवा करनी है। तुम्हारे बॉस ने कहा?
कौन है तुम्हारा बॉस? विक्रम सर, इस वृद्धाश्रम के मालिक भी वही हैं। ओह, अब मैं सारा खेल समझ गया। विक्रम ने ये सब क्यों किया? तुम्हारी अक्ल पर पड़े पर्दे को हटाने के लिए विक्रम ने ऐसा किया। आप जानते हो विक्रम सर को? अरे हाँ, विक्रम मेरा ही विद्यार्थी है। आज वो शाम को यहाँ आएगा। हर महीने में वो एक बार हमें यहाँ मिलने जरूर आते हैं। बहू, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हें यहाँ किसी से मिलवाना है। तुम उन्हें देखकर हैरान हो जाओगी। भला यहाँ ऐसा क्या है जिसे देखकर मैं हैरान हो जाऊंगी? जीवन राम गोकुल को महिला विंग से किसी को बुलाने के लिए कहता है। गोकुल उन्हें बुलाने जाता है, जिसे देखकर सुधा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो चीख पड़ती है, माँ, तुम यहाँ इस हालत में? हाँ बेटी, हाँ, मेरे ही कर्मों की सजा है ये कि उम्र के इस पड़ाव में मुझे ये दिन देखना पड़ा है। मुझे पूछने से पहले अपने गिरेबान में झांक बेटी। तूने भी तो वही किया है जो तेरे भैया भाभी ने किया है। माँ, वो घर तुम्हारे नाम पर है। तुम वहाँ से आसानी से कैसे निकल आई? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम आज ही हमारे साथ चलोगी, हमारे घर में रहोगी। मेरे नाम पर था, लेकिन तेरे भाई भाभी ने मिलकर उसे अपने नाम पर करवा लिया। मैं कहाँ जाती? आत्महत्या करने की कोशिश की तो पिछले हफ्ते जीवन राम जी मुझे यहाँ ले आए। क्या पिताजी तुम्हें यहाँ लेकर आए? हाँ बेटी, जब हम पिछले रविवार को शहर के पार्क में बैठे थे, तभी मैंने देखा वहाँ भूख प्यास से बेहाल बेहोश पड़ी थी। ये तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे कहने पर ये यहाँ आई है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपकी महानता को मैं समझ नहीं पाई। मेरी वजह से आपको यहाँ नरक भोगना पड़ रहा है। तभी वहाँ विक्रम आ जाते हैं। वो इन सब की बातें सुन लेते हैं। वरुण, बहुत अच्छे। आज तुम इंसानी मूल्यों को पहचान गए हो। इसी वजह से मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी सुधा को यहाँ सेवा के लिए भेजा था। सुधा जी, जब तक बात तुम्हारे ससुर की थी, तब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही बात तुम्हारी माता जी पर आई, तो तुम सहन नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए विक्रम सर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्यों मास्टर जी, आप जाना चाहेंगे अपनी बहू और बेटे के साथ? नहीं विक्रम बेटा, अरे मैं अब नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहना चाहूंगा। मैं भी इनके साथ नहीं जाना चाहती, मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है मास्टर जी, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। वरुण, मैं चाहता तो अपनी कंपनी से तुम्हें निकाल सकता था। कंपनी का मकान जिसमें तुम रह रहे हो वो भी छीन सकता था, लेकिन ये तुम्हारे लिए सजा होती, सबक नहीं। सर, आपकी बहुत कृपा है जो आपने मुझे और मेरी पत्नी सुधा को यहाँ सेवा के लिए भेजा। मैं आपसे और सभी से ये वादा करता हूँ कि हर रविवार यहाँ आकर इन बुजुर्गों की सेवा किया करूँगा। मैं भी ये वादा करती हूँ कि इस काम में मैं अपने पति का साथ दूंगी। वाह विक्रम बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि अपने जवानी के दिनों में ही कुछ दिन यूं ही वृद्धा आश्रम में गुजारने आए, ताकि जब कभी उन्हें यहाँ बूढ़े होकर आना पड़े तो उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। वरुण, तुम हर रविवार को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ आया करो। कभी अपने पिताजी को भी अपने साथ घर ले जाया करो। ये बुजुर्ग बोझ नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। इन्हें कमजोरी नहीं, ताकत समझो। तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है।
जिसमें से मनीष और उसकी पत्नी उतरते हैं। विक्रम सर, हम आ गए हैं। आपने कहा था कि रविवार को वृद्धाश्रम में साफ सफाई का काम करना है। मैं और मेरी पत्नी हाजिर है सर, लेकिन मेरा बेटा छोटा है, इसे कौन संभालेगा? दीनदयाल जी, शारदा जी, इस बच्चे को ले जाइए और गोकुल, इन दोनों को काम बता दो। आज से सारा दिन यही काम करेंगे। फिर वरुण और सुधा वहाँ से लौट आते हैं, लेकिन अब वो दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, वरुण, कहाँ रह गए तुम दोनों? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी कहाँ है? मैं उन्हें लेने आया हूँ। बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिली है। वरुण ने सारी बात कमल को बताई, जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पिताजी को मिलने वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।